नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिमझिम कक्षा 5 की हिंदी की जो किताब है ना उसका एक लेसन है, जहां चाह वहां राह। ये बहुत ही प्रेरक कहानी है और इला सचानी है जो दिव्यांग हैं, बचपन से उनको हाथों की प्रॉब्लम है। पोलियो एक बीमारी हुआ करती थी पहले, इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा हुआ करता था और इस वजह से उनके हाथ जो हैं काम नहीं करते थे। तो बड़ी ही प्रेरक ये कहानी है, इसका वाचन भी करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो चलिए चलते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवां टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल हैं ये कढ़ाई के नमूने। आपने देखा कि शुरुआत में वर्णन किया गया है कसीदाकारी का, कढ़ाई का, कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने कपड़े पर बहुत सुंदर कलाकृति की हुई थी कढ़ाई से, यानी कि कसीदाकारी से। और इसे किया किसने था? इला सचानी ने। आइए इला के बारे में आगे जानते हैं। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की नींबोरी सावन जल्दी अयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, मगर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी ना किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। देखा आपने, इला जो है 26 साल की हैं और इला जो है बचपन से ही उनके हाथ काम नहीं करते हैं, हाथ नहीं है, हाथों से वो दिव्यांग हैं। और वो बच्चों को खेलते हुए देखती ना तो उनका मन करता था कि वो भी खेलें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। बच्चे भी चाहते थे कि इला उनके साथ खेलें। कुछ खेलों में वो भाग ले लेती थी, दौड़ने भागने वाला खेल कर लेती थी, लेकिन वो जो धप्पा देने वाला एक खेल होता है ना, धप्पा देते हैं बच्चे पीछे से आकर, तो वो जब नौबत आती, वो स्थिति, वो समय जब आता तो वो अपने आप को इसमें बेबस पाती थी और वो बड़ी मायूस हो जाया करती थी। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी।
वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। समय के साथ साथ जब इला ने ये देखा कि कुछ कामों को करने में उसकी हाथों की जो समस्या है, हाथ काम नहीं करते हैं, ये जो बात है वो आड़े आ रही है, लेकिन इला बहुत हिम्मती थी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हार नहीं मानी, और उन्होंने सोच लिया कि वो इसे चुनौती के रूप में लेंगी। और उन्होंने सब वो काम जो हम लोग हाथों से करते हैं उसे पैरों से करना सीखा। वो सब काम पैरों से करने लगी। झाड़ू करना, बुहारना, खाना बनाना, चोटी करना, और इसके अलावा सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे काम जो हर किसी के बस की बात नहीं है। सामान्य हाथों वाले लोग भी उतनी सफाई, उतनी कुशलता से सिलाई कढ़ाई करना नहीं जानते थे। उन्होंने अलग अलग तरीके की कसीदाकारी सीखी और उस काम में माहिर हो गई। इला के साथ दिक्कत ये थी कि कुछ काम तो वो बड़ी फुर्ती से कर जाती थी, लेकिन कुछ कामों में उनको बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन उन्होंने इस कमी को भी पूरा करने की ठान रखी थी, और उन्होंने सारे वो काम करने की प्रैक्टिस करी, करती गई और पारंगत हो गई। और कढ़ाई में तो उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता था। सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ कपड़े पर धागे के जरिए उकेरना, और उसमें जो सफाई, जो बारीकी उनके काम में दिखती थी वो अद्भुत थी। इला ने पढ़ाई के लिए भी बहुत कोशिश की। उन्होंने अपनी पढ़ाई 10वीं तक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन 10वीं की परीक्षा में उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। वो लिखने में सक्षम थी नहीं, पैरों से इतनी स्पीडली नहीं लिख पाई वो, और इस वजह से उन्हें समस्या का सामना करना पड़ा। उन्हें उस वक्त ये जानकारी नहीं थी ना कि इस तरह के दिव्यांग जनों को कुछ सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे कि उन्हें लिखने के लिए एक व्यक्ति मिल सकता है कि वो डिक्टेट करते जाए, बोलते जाए उत्तरों को, और वो साथ वाला व्यक्ति उनके उत्तरों को उत्तर पुस्तिका में उनकी तरफ से लिखता चला जाए। इसके अलावा ऐसे लोगों को सामान्य लोगों की तुलना में अधिक समय, अतिरिक्त समय भी प्रश्न पत्र का पूरा उत्तर लिखने के लिए दिया जा सकता है। ये सारी जानकारी इला को उस समय नहीं थी जब वो 10वीं की परीक्षा दे रही थी। अगर समय रहते ये जानकारी उनको हो जाती ना, तो वो 10वीं बहुत अच्छे से उत्तीर्ण कर पाती। तो समय के साथ साथ इला ने अपनी कला को, अपनी जो हुनर उनका था कढ़ाई का, उसको निखारने का प्रयास और अभ्यास निरंतर जारी रखा। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थीं। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। ना जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगें, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते
थकती नहीं है। तो ये है इला सचानी की कहानी, जहाँ चाह वहाँ राह। आपने देखा कि बचपन से इला ने अपने जीवन की चुनौतियों को बड़े ही साहस के साथ स्वीकारा, सामना किया, और बचपन में अपनी परिवार की स्त्रियों को जब वो कशीदाकारी करते, कढ़ाई करते देखती तो एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से वो ऑब्जर्व करती, उसका वो मुआयना करती कि कैसे किया जा रहा है, और फिर उसे वो पैरों से करना उन्होंने शुरू किया। और जैसा कि शुरुआत में ही बताया गया है कि उनकी कलाकृति कितनी खूबसूरत थी, धीरे 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 वो इस कला में इतनी पारंगत हो गई कि उनके इन वस्त्रों की, उनकी कढ़ाई किए हुए वस्त्रों की प्रदर्शनी लगने लगी और उनके काम को बहुत व्यापक स्तर पर सराहना मिलने लगी। लेकिन इला के लिए यही बात खत्म नहीं हो जाती, उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा है और वो निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए सफलता के नए पायदान चूम रही हैं। कितनी अच्छी, कितनी प्रेरक कहानी है ना इला सचानी की। हम देखिए ना, अपने आप को कितने एक्सक्यूज़ देते हैं। हमें तो ईश्वर का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस तरह से बिल्कुल सामान्य काया दी है और हम लोग अपने कामों को बहुत सहजता से कर सकते हैं। तो भी हम कितने सारे बहाने अपने आप को देते हैं कि भाई आज समय नहीं था, आज थक गया था, आज पैर दुख रहा था, आज सर दुख रहा था, मैं नहीं कर पाया, आज जाने दो, आज नहीं, कल कर लेंगे। लेकिन इला को देखिए, उनके पास इतनी विवशताएं थीं लेकिन हिम्मत थी, इसलिए उन्होंने इन विवशताओं को भी दरकिनार करके अपनी मंजिल आप चुन ली, है ना। इसीलिए कहा गया है जहाँ चाह वहाँ राह। आप चाहत तो रखिए, इच्छा तो रखिए, कुछ करने की ठान तो लीजिए। मुसीबतें तो आएंगी लेकिन आपके हौसले बुलंद है ना, तो ये मुसीबतें आपकी प्रगति की राह का रोड़ा नहीं बन पाएंगी। तो इतनी प्यारी, इतनी प्रेरक ये कहानी है, अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा और अपने जीवन में इससे प्रेरणा भी लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए हिंदी पथ में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पथ से अपनी काले मैम को। नमस्कार।